संघर्ष में आज मिलिए आप पार्टी के तेज तर्रार युवा नेता प्रदेश प्रवक्ता उत्तर प्रदेश सत्यम राय जी से, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपने कामों से बड़े बड़े नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया। सत्यम राय बहुत ही कम उम्र में मीडिया के चहेते बन गए। लोगों की परेशानियों को सुनना और उनकी मदद करना उनका पहला कर्तव्य है। आइए आज बात करते हैं आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सत्यम राय से। वही डेढ़ मार्च जितना कॉस्ट हो जाता है उसके बावजूद जो है वहाँ पे नमस्कार, चुनावी संघर्ष में आपका स्वागत है। इस समय आ चुका है चुनाव का माहौल। 2021 धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है 2022 की तरफ। जी हाँ दोस्तों, 2022 में जिस तरीके से चुनाव का संघर्ष शुरू हो चुका है, सारी पार्टियों ने अभी से ताकत लगा दी है कि 2022 में हम अपना गढ़, अपना किला जीत कर रहेंगे। तो दोस्तों, इस जीत में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, जिनका नाम सत्यम राय जी है, आज हमारे कार्यक्रम में हैं और उनका हम स्वागत। सत्यम राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चुनावी संघर्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप इतनी कम उम्र में एक युवा की तरीके से लोगों के सामने आए हुए हैं। आपके काफ़ी किस्से बहुत ही तेज लोगों के बीच में आ गए, काफ़ी जगह पे आपको जो है मतलब नाम भी मिला। आज हमारे चैनल आपके पास आया हुआ है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, इस संघर्ष में, इस छोटी सी उम्र में आप यहाँ तक पहुँचे, तो उसका किस तरीके से आपने शुरुआत किया? सबसे पहले आज का दिन बहुत खास है। आज के दिन शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां की शहादत दिवस है। उसके अलावा आज डॉक्टर लोहिया की जयंती है। तो डॉक्टर लोहिया, भगत सिंह, बी.आर. अम्बेडकर, नेहरू, गांधी, इनको पढ़ने के बाद, इनको समझने के बाद, नेहरू के वैज्ञानिक समाजवाद को समझने के बाद, फिर जो बीते दशकों में राजनीतिक घटनाक्रम हुआ इस देश के अंदर, जहाँ पे हमने देखा कि जो है कोयले के नाम पर, जी घोटाले के नाम पर तमाम घोटाले हुए देश के अंदर। उसके बाद एक नया राजनीतिक परिवर्तन आया कि अन्ना आंदोलन के रूप में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग मुखर हुए। हम सब लोग उसका हिस्सा रहे। एक बड़ी राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, लोग राजनीतिक रूप से समृद्ध हुए। और सबसे बड़ा अंतर यह है कि लोग सवाल पूछने लगे, नौजवान राजनीति को समझने लगा। पहले ये होता था कि नौजवान अपनी पढ़ाई लिखाई करना, नौकरी क्या करना, इस पे फोकस रहता था, लेकिन वो सवाल नहीं पूछता था। आज वो सवाल पूछ रहा है, सत्ता से आंख मिला के बात कर रहा है। जैसे इस समय हम लोग, आप कह रहे हैं कि हम लोग राजनीतिक लोग हैं, तो इस समय हम लोग संगठन का काम तो कर ही रहे हैं। संगठन के काम से भी ज्यादा हमारा फोकस ये है कि हम रोजगार के सवाल पर इस प्रदेश की और देश की सत्ता से टकरा रहे हैं। उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर रोजगार कहाँ गया? आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, आपने 15 लाख नौकरियों का वादा किया था, 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, बस ये हमें जानना था कि आपने शुरुआत की, आप एक नवयुवक हैं और आपने आप पार्टी को पकड़ा। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि काफी न्यूज में आपके नाम भी रहे, चर्चे भी रहे, और एक कम उम्र के लिहाज से आपने जो ये पार्टी पकड़ी, आखिर इस पार्टी में ऐसा आपने क्या देखा कि जो आपने इस पार्टी के लिए ही काम करना शुरू किया? पार्टी के लिए काम करना शुरू करने का बात आती ही नहीं है। बात यह है कि पार्टी के तो हम संस्थापक हैं। हम लोग अन्ना आंदोलन के लोग थे और अरविंद केजरीवाल जी ने उस दिन इस बात की घोषणा किया था 26 नवंबर जब पार्टी की स्थापना हुई कि आज जितने लोग सदस्यता लेंगे वो सब लोग पार्टी के संस्थापक लोग होंगे। हम लोग वहां उस समय सदस्यता लिए थे, तो हम लोग अपने को संस्थापक सदस्य मानते हैं। हम लोग ये मानते हैं हम लोग नींव की ईंट हैं, और एक कोई मकान खड़ा होने में हम नींव की ईंट का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। हम लोग उसी मजबूती के साथ माननीय अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश पर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, और हमारी टीम लगभग पूरे प्रदेश में बन चुकी है। हम लोग जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं, आगे विधानसभा लड़ेंगे, चीजों पे काम हो रहा है। सत्यम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर कि किस तरीके से आपने इस पॉलिटिक्स में कदम रखा। जब आपने इस पॉलिटिक्स में कदम रखा तो आपके सामने कई चुनौतियां थी। आज आप प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर इस पार्टी में जाने जाते हैं, तो कैसी चुनौतियों का सामना आपने किया? चुनौतियों का सामना, देखिए, छात्र जीवन से ही हम लोग राजनीति के लिए काम कर रहे थे, राजनीति में थे। और एक छात्र नेता का जो जीवन होता है वो
नॉर्मल जो छात्र होता है, मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, उसका जीवन थोड़ा बहुत कष्टकारी होता है। हालांकि बहुत कष्ट नहीं था, हम लोग मतलब ठीक ठाक खा पहन सकने की स्थिति में थे। हाँ, ये है कि वैचारिक सुदृढ़ता जब बढ़ती गई तो चुनौतियां ज़्यादा आती गई। फिर लगता था कि यार ये तो गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप भगत सिंह को पढ़ेंगे, जब आप लोहिया को पढ़ेंगे, तो उसके बाद जो उनका दर्शन आप समझेंगे, तो उस दर्शन को समझने के बाद आपके सामने चुनौतियां समाज में व्याप्त बुराइयों को देख के बहुत ज़्यादा समझ में आएंगी। और उस वजह से जो है हम लोग पूरी तरह से अपने आप को राजनीति पे केंद्रित किए। और ये हुआ कि नारा था कि पढ़ो समाज बदलने को, पढ़ो लड़ो समाज बदलो। तो हम लोग इसी पे काम करते हैं कि पढ़ते भी हैं जम के, लड़ते भी हैं जम के। और हमारे संजय सिंह जी ने एक नारा दिया था कि लड़ेंगे, जीतेंगे, सीखेंगे। हो सकता है कुछ लड़ाइयाँ हम हार जाएं, लेकिन कम से कम सीखेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उस सिद्धांत पे चल रहे हैं। तो आपने जो सीखने के लिए जो आपने कोशिश की, आज आप पार्टी में प्रवक्ता के तौर पे बढ़िया काम भी कर रहे हैं। तो आप ये भी देख रहे हैं कि योगी सरकार जी का 4 साल पूर्ण हो चुका है। उस 4 साल पूर्ण होने पर आपके अनुसार क्या खामियां रही या क्या अच्छाइयां रही? अब खामियां तो गिनाई जा सकती है, अच्छाइयां क्या गिनाई जाए। जी जी। 4 साल पूरा हो चुका है सरकार को, युवा बेरोजगार है, युवा रोजगार मांग रहा है, छात्र परेशान है, नौकरियां हैं नहीं, लोगों से वीआरएस जबरन लिए जा रहे हैं, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, बीएसएनएल जैसी कंपनी से लोगों को निकाला जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने अभी तक कोई सृजनात्मक कार्य नहीं किया है जिससे लोगों की क्षमता का, विद्या का, शिक्षा का और उनके श्रम का उपयोग किया जा सके। किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे स्वस्थ परंपरा ये होती है कि उस लोकतंत्र में जो सरकार है, किसी भी लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक सरकार है, वो वहां के नौजवानों के शिक्षा और श्रम का समायोजन कर सके, जिससे कि राजस्व भी बढ़े और वो आत्मनिर्भर भी बने। एक आदमी के गरिमामय जीवन जीने के लिए सिर्फ भोजन जरूरी नहीं है। और इस सरकार ने यह माहौल बना दिया है कि आप जिंदा हैं, बस यही विकास है। आप जिंदा हैं, आप जी पा रहे हैं, इसी में सब कुछ समाहित हो चुका है। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं और लगातार हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जिस दिन इनका 4 साल पूरा हुआ था, उस दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में बेरोजगारी के सवाल पर तमाम छात्र संगठनों ने, हम लोगों ने, सब लोगों ने जो है एक संयुक्त आवाज उठाई थी। और सरकार ने जो है उसको जलियांवाला बाग बना के रखा था। 7 कंपनी पीएससी, 53 इंस्पेक्टर, 3 सीओ लगा के जो है दहशत का माहौल बना दिया था कि प्रतियोगी छात्र आ रहा है तो वो देख रहा है कि पुलिस इतनी लगी हुई है तो मुकदमे से बचने के लिए अपनी साइकिल मोड़ ले रहा है, नहीं आ रहा है। फिर भी हमारी संख्या 1000 के करीब में थी और उसके वीडियोस पड़े हुए मेरे सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हैं, आपको मैंने सेंड भी किया था। और ये जो बूम निकल रहा है ना, अब जो नौजवान है वो डायरेक्ट बात कर रहा है, भाई रोजगार कहाँ है। आप एक झुंझुना पकड़ा देते हैं कि एक वैकेंसी निकाल दिया आपने, 19,000 शिक्षकों वैकेंसी निकाल दिया। अब वो वैकेंसी क्लियर होते होते आपका ही कोई आदमी जो है कोर्ट चला जाएगा और कोर्ट में जाके वो वैकेंसी फंस जाएगी। और ये लगातार हो रहा है, पिछले 4 साल 5 साल से लगातार ये चल रहा है। हर बार सरकार आती है और एक अपना पिटारा लेके आती है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों के लिए ये करेंगे, हम छात्राओं के लिए ये करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, कंपनियां स्थापित होंगी, जो बिजनेसमैन होंगे, जो गरीब तबके के लोग होंगे, सबके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। यदि आप पार्टी इस बार आती है तो वो क्या चीजें एक तरीके से लोगों को दिखाएगी, करेगी, लोगों के लिए क्या कर सकती है आप पार्टी? देखिए, अभी जिला पंचायत में हम आ रहे हैं, तो अगर जिला पंचायत में हमारी सरकार बनती है, मतलब जिला पंचायत हम जीतते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा होता है, तो सबसे पहले गाँव पे ध्यान दिया जाएगा। गाँव के अंदर ग्राम पुस्तकालय खोले जाएंगे, गाँव के अंदर पेयजल की सही व्यवस्था हो, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। गाँव से हम आपको सत्यम जी बताना चाहेंगे, हमारे पास ऐसी बहुत सी कंप्लेनें, बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि गाँव में हमने देखा है कि काम नहीं होता। तो वहाँ से पैसे आते हैं, कोई भी पार्टी होती है, कोई प्रधान होता है, हम किसी का नाम लेकर कोई बेसिकली काम नहीं करा रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास कंप्लेनें आती हैं, गांव में पैसे आते हैं रोड बनवाने के लिए, खरंजा डलवाने के लिए या ट्यूबवेल लगवाने के लिए, और बहुत सी चीजें ऐसे, वो काम सिर्फ कोई कागजी हुए होते हैं। तो जब आप पार्टी आएगी तो वो किस तरीके से इस पे काम करेगी? हमने दिल्ली में जब पहला चुनाव लड़ा था तो हमने मोहल्ला सभा के नाम पे चुनाव लड़ा था, और हम उत्तर प्रदेश में भी इस मॉडल को ले आएंगे कि मोहल्ले के लोग तय करेंगे उनके मोहल्ले में क्या होना है, और जो मोहल्ले के लोग करेंगे, संबंधित अधिकारी, संबंधित जनप्रतिनिधि उस मोहल्ले की एक मोहल्ला सभा बुलाएगा और उस मोहल्ले में जो है बैठ के वो तय करेगा। और तय करने के बाद जो है वो ये बताएगा कि यहाँ पे सड़क बननी है, नाली बननी है,
पेयजल की समस्या है, हैंडपंप लगना है, जो मोहल्ला तय करेगा वही काम जनप्रतिनिधि आदेश देगा और अधिकारी को वही काम करना होगा। ये हम सुनिश्चित करा के रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत योजना है सत्यम जी कि एक मोहल्ले से अगर आप शुरुआत करते हैं तो आराम से आप अपने देश को हर जगह से बदल सकते हैं। कहते हैं कि सीधे देश में बैठ गए और नीचे की जड़ों में क्या हो रहा है खबर नहीं होती है, सीट से बैठा हुआ आदमी गली की खबर नहीं जानता। मैं आपको टोकूंगा थोड़ा सा, ये मैं नाम नहीं लूंगा। इस प्रदेश के एक बहुत बड़े नौकरशाह से मेरी मुलाकात हुई लखनऊ में एक दिन, एक नेताजी के माध्यम से, दूसरी पार्टी के नेताजी थे, मेरे आदरणीय हैं, तो उन्होंने बताया, उस अमुक व्यक्ति ने, जो नौकरशाह हैं, बड़े नौकरशाह हैं, उन्होंने कहा कि इस सरकार में बैठे ऊपर के मंत्रियों को ये पता ही नहीं कि नीचे क्या हो रहा है। बिल्कुल जय, बिल्कुल। और यही सबसे बड़ा कारण है इनकी नाकामी का, और इसी की वजह से ये 2022 में जाने वाले हैं। तो 2022 में सत्यम जी ने पूरी तैयारी कर रखी है, तो क्या क्या तैयारियां चल रही है, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। तैयारियां, संगठन पे काम चल रहा है। इस समय 400 जिला पंचायत प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। आगे और प्रत्याशी संपर्क में हैं, उनकी लिस्टिंग हो रही है, उनको घोषित किया जाएगा। प्रदेश कार्यालय से प्रदेश प्रभारी आदरणीय संजय सिंह जी ने घोषित किया था 400 प्रत्याशियों को, और अब लगातार जो लिस्ट आ रही है, मुझे लगता है कि अगली बार जो है फिर 200 से करीब 300 प्रत्याशियों की घोषणा जो प्रदेश नेतृत्व तय करेगा उस हिसाब से होगी। और संगठन के लोग हमारे यहाँ जिला प्रभारी लगे हुए हैं, हर जिले में यूथ विंग के अलग प्रभारी लगे हुए हैं। बाकी जो लोग हैं वो सिग्नेचर टीम चल रही है, कैंपेनिंग टीम चल रही है, वो अलग अलग जगह पर, जो जहाँ पे, जैसे मैं आज यहाँ हूँ, अचानक मुझे अगर मेजा किसी काम से जाना हुआ तो मैं मेजा में गया, तो मैं मेजा के गली चौराहे पे जहाँ पे लोग हैं उनसे चर्चा करूंगा कि आपके यहाँ भाई जिला पंचायत सदस्य कौन है, फला हैं, उन्होंने क्या काम कराया, काम नहीं कराया तो क्यों नहीं कराया, आप उनको वोट करेंगे नहीं करेंगे, क्या परिस्थितियां हैं, क्या चीज़ें। तो इसलिए एक फीडबैक लेके हम लोग प्रदेश कार्यालय को देते हैं, उसके आधार पे फिर नई योजनाएं बनती हैं, उसके आधार पे काम हो रहा है। तो अभी हम लोग जिला पंचायत पे फोकस्ड हैं, इसके बाद हम लोग विधानसभा की तैयारी करेंगे। और विधानसभा की तैयारी का जो क्राइटेरिया है कि हमारे यहाँ प्रभारी बना दिए गए, विधानसभाओं में लोग काम कर रहे हैं। प्रत्याशी जो कोई भी लड़ना चाहता है उसके लिए 3 क्राइटेरिया है। CCC के क्राइटेरिया पर हम लोग चलते हैं कि कैरेक्टर से संबंधित कोई चार्जेज उसके ऊपर नहीं होने चाहिए, करप्शन से संबंधित कोई चार्जेज नहीं होना चाहिए, और क्राइम से संबंधित कोई चार्जेज नहीं होना चाहिए। वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए, कैरेक्टरलेस नहीं होना चाहिए। चार्जेस से हम एक सवाल करेंगे कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किस तरीके के आपने खाका तैयार किया। मैंने अभी, आपने मुझे इस इंटरव्यू से पहले जो खाका आपने मुझे भेजा हुआ था, उस खाका के बारे में बात करेंगे कि जो आपने मानचित्र तैयार कर रखा है योगी सरकार में पुलिस वालों के लिए और क्राइम के लिए। तो क्या आपको लगता है कि जो खाका तैयार किया है क्राइम बहुत ऊपर गया और सरकार में सही था, या पुलिस प्रशासन सुनती नहीं है कि जिस तरह से योगी सरकार ने कहा था कि सारे पुलिस प्रशासन में साफ सुथराई रहेगी, शुरुआत 3 महीने बहुत ही कड़ाई थी, हर IG DIG जाके कोतवाली चौकी चेक करते थे। तो जो खाका आपने भेजा था उस खाका के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या है क्राइम, क्या रहेगा यूपी में 4 साल में, कैसा बढ़ा कैसा घटा, आप इस नजरिए को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और। इस प्रदेश की सरकार में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। सहारनपुर की घटना आपको याद होगी, 2 पुलिसकर्मियों को जो है शराब माफिया ने मार दिया। बिल्कुल। आपका मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो, जिस मुख्यमंत्री की भाषा ही जो है अपराधियों जैसी हो। और आपको याद होगा, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर तमाम संगीन धाराओं मुकदमे थे, केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर तमाम संगीन धाराओं मुकदमे थे, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर अभी मुकदमे वापस लिए गए। योगी आदित्यनाथ के ऊपर पहले ही मुकदमे वापस ले लिए गए। तो हम कहाँ, एक शायर है कुमार विकास, उसका एक शेर है कि कहाँ पे सच की दलील दें, कहाँ पे इंसाफ की भीख मांगें, हमारा मुंसिफ ही कातिलों से मिला हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है। तो ये तो हालात हैं उत्तर प्रदेश के। और पुलिस को छोड़िए, क्राइम के रेट की आप बात कर रहे हैं, जातिगत आधार पर इस प्रदेश के अंदर न्याय नौकरशाही कर रही है। इस प्रदेश की सत्ता में बैठे लोग जातिगत आधार पर पैरवियां कर रहे हैं। ठोक दो शब्द से सतन जी हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने भी देखा, चूंकि दर्शक जान रहे हैं, जनता जान रही है, अपराध पर किस तरीके से निरंकुश लगा है। दर्शकों ने हमारे मतलब कि ये वोटिंग भी की थी कि योगी सरकार और पहले की सरकारों में ये अंतर है कि अपराध पर कुछ हद तक निरंकुश लगा है। ये डर है, एक भय है योगी सरकार के ठोक दो शब्द से, केवल एक कि अपराधी खुद को अपने आप को ऐश करवा रहे हैं। वो कोशिश करते हैं कि हमें ठोका ना जाए। कभी कभी गाड़ियां पलट जाती हैं, कुछ गाड़ियां पलटने के डर से अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। तो ये डर क्या जरूरी नहीं है अपराधियों के अंदर? देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि अपराधी है कोई, किसी पर मुकदमा चल रहा है,
किसी पर अपराध साबित हो चुका है। इन तीनों बातों में बहुत अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल। जब गाड़ी पलटी तो अपराधी था वो, लेकिन उसे अदालत में पेश करना इनकी जिम्मेदारी थी क्योंकि उसने सरेंडर किया था। तो जब आप न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के साथ खिलवाड़ करते हैं तो वहां लोकतंत्र का ह्रास होता है, और जब लोकतंत्र का ह्रास होता है तो राजतंत्रात्मक सत्ताएं आती हैं। ये अहंकार है। एक मठ के मठाधीश को जब आप कुर्सी पर बैठाएंगे, और इसमें गलती उनकी नहीं है क्योंकि उनको अनुभव नहीं है, विपक्ष की राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। जब 70 रुपए पेट्रोल हुआ करता था तो स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह और आर्यन जी, आप बताइए कि आप तो अभी इसकी बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, त्योहार सर पे है ना, आपको भी त्योहार मनाना है, मुझे भी त्योहार मनाना है, और एक झुग्गी में रहने वाले आदमी को भी त्योहार मनाना है। महंगाई का आलम देख लीजिए क्या किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, और इस केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार में दोनों जगह झुट्ठों और मक्कारों की भरमार है। इन्होंने जिसको घर की चाबी दिया वो झोपड़ी में रह रहा है, इन्होंने जिसको सिलेंडर दिया वो चूल्हे पे खाना पका रही है। तो इनकी पोल तो अभी खुलना बाकी है, 22 आते थे, इनकी बहुत सी पोल खुलने वाली है। सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है, सब्सिडी किसी को आ नहीं रही। पहले हुआ कि सब्सिडी देश हित में छोड़ दीजिए, लोगों ने नहीं छोड़ा तो जबरदस्ती छुड़वा ली गई। आप क्यों नहीं पेट्रोलियम को जो है जीएसटी के दायरे में ले आते हैं? अपने आप देखिए तेल का दाम कम हो जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी इन्हीं के सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि राम के देश में पेट्रोल का क्या रेट है, डीजल का क्या रेट है, सीता के देश में पेट्रोल का डीजल का क्या रेट है, और नेपाल में जो है पेट्रोल और डीजल का क्या रेट है। तो ये चीजें जनता अब समझ रही है। बहुत दिन तक विज्ञापन की सरकार नहीं चल सकती। बहुत हुआ महंगाई, बहुत हुई महंगाई, अब की बार मोदी सरकार, करो महंगाई पर वार, अब की बार मोदी सरकार। तो बहुत हुआ सरकार, अब बस भी करो यार। तो इस आप पार्टी का क्या नारा होगा इस बार? हमारा नारा ये होगा कि जो दिल्ली का मॉडल है एकदम साफ साफ दिख रहा है। जो भी आदमी दिल्ली का, और इस देश के अंदर तमाम जगहों पर हर गांव से 2-4 आदमी दिल्ली आना जाना उसका लगा रहता है, वो वहां देख रहा है कि हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के स्कूल दे रहे हैं। और शिक्षा सबसे पहले सरकारों का मुद्दा होना चाहिए। हम इकलौती दिल्ली की सरकार ऐसी है कि अधिकार तो छीने ही जा रहे हैं दिल्ली सरकार के, नया बिल लेके आए हैं कि सारी फाइलें एलजी को भेजनी पड़ेंगी, लेकिन उससे पहले हमने मॉडल पेश कर दिया। 104% अपने बजट का हमने शिक्षा के लिए रखा। स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब अपने आखिरी वक्त में आए थे और दिल्ली सरकार शिक्षा मॉडल की तारीफ करके गए थे। उसके अलावा हम मोहल्ला क्लिनिक दे रहे हैं हर मोहल्ले में। हमारी जो फरिश्ते योजना है, आज आप इलाहाबाद में टहलें, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग बगल से इसलिए गुजर जाते हैं कि यार हम इसको लेकर हॉस्पिटल जाएंगे, पुलिस आएगी, पंचनामा होगा, तमाम तरह की चीजें होंगी, मेरा समय लॉस होगा। लोग मदद करना चाहते, ऐसा नहीं मदद नहीं करना चाहते, लेकिन समय मेरा लॉस होगा इसलिए लोग नहीं ले जाते। वहाँ ये तरीका है कि चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सरकारी हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल जो नजदीकी अस्पताल है, वहां आपने उस अमुक व्यक्ति को जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे पहुंचा दिया तो तत्काल वहां का प्रशासन, जो मेडिकल बोर्ड होगा, वो उसका इलाज करेगा, और उस अमुक व्यक्ति को जो फरिश्ता बनकर गया उसको पहुंचाया है उसको नगद इनाम दिया जाएगा। तो इससे लोगों में एक सहयोग की भावना बढ़ी, लोग आगे आने लगे। एक आदमी जो, एक स्टूडेंट है जो जा रहा है अपनी कोचिंग करने, उसको लगा यार मैं पहुंचा दूंगा तो मुझे पॉकेट खर्च के महीने के पैसे भी मिल जाएंगे और एक आदमी की मदद भी हो जाएगी। तो मानवता भी यहाँ पे मजबूत हुई और सहयोग की भावना भी मजबूत हुई। ये हमारा मॉडल है। 700 लीटर पानी हम पर डे फ्री दे रहे हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में, चूंकि उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि ज्यादा है, तो जो कृषि के लिए जल जाएगा उस पर शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये हमारे मैनिफेस्टो में होगा, ये हम लोगों की कार्य योजना है। कृषि के हिसाब से अगर देखा जाए, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोग थर्रा जाते हैं, कोरोना काल में आप पार्टी केजरीवाल जी ने क्या किया? बहुत काम किया, नो डाउट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना पीरियड में जिस तरह से दिल्ली को संभाला, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा जगह था जहां बाहर से लोग सबसे ज़्यादा आते थे और मजदूर पलायन कर रहे थे। मजदूरों के पलायन के समय हमारे राज्यसभा के सांसद श्री संजय सिंह जी ने अपने पूरे साल का जो उनका कोटे का टिकट होता है उसको इस्तेमाल करके जो है बरिस्ता जैसी फ्लाइट के चार्टर प्लेन से जो है लोगों को बिहार तक पहुंचाया, उत्तर प्रदेश पहुंचवाया। लगभग 1600 बसें जो है लोगों के सहयोग से जो है संजय सिंह जी के नेतृत्व में वहाँ से मजदूरों को पहुँचाया गया। उन्हें चप्पलें तक पहनाई गई, उन्हें राशन दिया गया, रास्ते के खाने पीने का सामान दिया गया, और दिल्ली के अंदर डोर टू डोर राशन की डिलीवरी हुई फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी ज़रूरत है सैनिटरी पैड से लेकर और भोजन के लिए नमक तक, तेल तक जो है दिल्ली सरकार के पैकेट्स जो है बनते थे और वो लोगों के घर तक पहुंचते थे। झुग्गियों में, बड़े मकानों में, मतलब कोई भी नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबके पास ये डिलीवरी होती थी। एक फ़ोन कॉल पे जो है वैन पहुंचती थी, एम्बुलेंस पहुंचती थी, दवा की जिसको जरूरत उसको दिया जाता। सबसे पहला प्रयोग
पूरे देश के अंदर होम आइसोलेशन का जो था वो अरविंद केजरीवाल का था, जिससे कोरोना को कंट्रोल करने में दिल्ली के अंदर बड़ी सफलता हासिल हुई थी। उसके बाद उस होम आइसोलेशन को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सीखा। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसी समय ये भी सीख ली होती कि ऑक्सीमीटर में घोटाला न की होती, थर्मोमीटर जो 700 रुपये का आता है उसको 8700 रुपये का खरीदने का काम सरकारी वेबसाइट पे है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ऑक्सीमीटर में घोटाला किया इन लोगों ने, चाइनीज कंपनीज से खरीदे हैं। दिवाली आने पर चाइनीज झालर का विरोध करने वाले नागपुरिया नारंगी संतरे जो है चाइना से ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर मंगा रहे हैं सरकारी पैसे से, मतलब हमारे राजस्व के दिए हुए पैसे से, और हमसे कहते हैं चाइनीज झालर मत खरीदो, उससे जो है चाइना को मजबूती मिल रही है। तो ये अंतर है अरविंद केजरीवाल और योगी सरकार में। क्यों शिक्षा के मॉडल पर बहस करने के लिए मनीष सिसोदिया को चैलेंज किया था सिद्धार्थनाथ सिंह ने, सतीश त्रिवेदी ने। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लखनऊ पहुंचते हैं, उनको गिरफ्तार करवा लिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है कि नहीं भाई आप बहस नहीं कर सकते, विद्यालय नहीं देख सकते। सोमनाथ भारती जी इलाहाबाद आते हैं, विद्यालय देखने जाते हैं, तो ऐसा फोर्स लगाई जाती है जिग-जैग करके पुल पे कि लगता है ऐसे कोई किसी बड़े अपराधी को पकड़ने के लिए लगाई गई है। तो अगर इनके पास कुछ होता दिखाने के लिए तो ये दिखाते हैं। हाँ, हमारे पास है दिखाने के लिए, हम दिखा रहे हैं। कोई भी जा सकता है दिल्ली, जो भी जाए उसको राजकीय अतिथि बनाया जाएगा, जाइए और घूम के आइए, देखिए दिल्ली का स्कूल, दिल्ली का पार्क, दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक। दोस्तों ये थे आज हमारे साथ आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सत्यम राय जी, जिन्होंने अपनी पार्टी के काम और नाम भी गिनाए, और साथ ही साथ योगी सरकार ने क्या क्या किया है, कैसे जनता बेहाल है, कैसे परेशान है, जनता खुद जान रही है। 2022 की अच्छी खासी तैयारियां हैं, और ये युवा नेता, युवा प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता सत्यम राय जी आज हमारे साथ शो में थे। अब हम इसी तरीके से चुनावी संघर्ष में मिलेंगे दूसरे खास नेता से, तब तक बने रहिए हमारे साथ। सत्यम राय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों का भी शुक्रिया।